Hello everyone. Today we are going to discuss history chapter number 2, Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. Now what we are talking here is about the era 600 BCE to 600 CE. CE is Common Era. In this era, what was the situation actually? After the end of the Harappan civilization, during the long span of 1500 years, what people did in this era. So, here in this chapter, we'll talk about this. There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years, following the end of the Harappan civilization. This was also the period during which the Rigveda was composed by people living along the Indus and its tributaries. Agricultural settlements emerged in many parts of the subcontinent, including North India, the Deccan Plateau, and parts of Karnataka. Besides, there is evidence of pastoral populations in the Deccan and further south. New modes of disposal of the dead, including the making of the elaborate stone structure known as megaliths, emerged in the central and South India. नाउ जब हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ तो उसके बाद लगभग 1500 साल लगे एक नई सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश होने में। और इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला ऋग्वेदा से, जो हमारी अर्ली संस्कृत टेक्स्ट में आता है। फिर उससे ये भी पता चला कि किस तरीके से जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी उसके आसपास नई सिविलाइजेशन का किस तरह इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट है, पेस्टोरल लैंड्स हैं, उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। लैंड का यूटिलाइजेशन अब लोग जो थे वो सही तरीके से कर रहे थे। कल्टीवेशन होना स्टार्ट हो गया था और नॉर्थ इंडिया और डेक्कन प्लेट्यू में धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड कल्टीवेशन होना, ये सारी चीज़ें जो थी तब शुरू हो गई थी। फिर एक और बात बोली गई है कि उस ड्यूरेशन में जो बरियल सिस्टम था उसमें जब ग्रेव में किसी को बरी किया जाता था तो उसमें एक स्टोन स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसको कि मेगालिथ रेफर करके बोला गया है। तो लोगों को जब बरी करते थे तो टॉम की तरह का एक स्ट्रक्चर होता था, स्टोन स्ट्रक्चर, वो बनाया जाता था जिसको कि मेगालिथ रेफर करके बोला गया है। प्रिंसिप एंड पियादसी, सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटम डेवलपमेंट in Indian epigraphy took place in 1830s. This was when James Prinsep, an officer in the mint of the East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshthi, two scripts used in the earliest inscriptions and coins. He found that most of these mentioned a king referred to as Piyadasi, meaning present to behold. There were a few inscriptions which also referred to the king as Ashoka, one of the most famous rulers known from Buddhist texts. प्रिंसिप जो कि ऑफिसर थे मिंट डिपार्टमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, इन्होंने ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट डिसाइफर की थी जिससे कि उस पीरियड के बारे में जानने में और हेल्प मिली। तो जब एक्सकेवेशंस की गई तो वहाँ अलग अलग चीज़ें मिली जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और भी काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले। अब एक वर्ड था पियादसी जो कि कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस में काफ़ी यूज़ किया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि पियादसी वर्ड किंग अशोका के लिए यूज़ किया गया था। एंड पियादसी मीन्स प्लेजेंट टू बी होल्ड, जिसको देख के आंखों को खुशी मिले। ये टाइटल किंग अशोका के लिए यूज़ किया गया था, ऐसा हिस्टोरियंस का। द अर्लीस्ट स्टेट्स, द 16 महाजनपदास. The 6th century BC is often regarded as a major turning point in Indian history. It is an era associated with early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. It also witnessed the growth of diverse systems of thought, including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jaina texts mention, amongst other things, 16 states known as Mahajanpadas. Now, अब जो 6th century BC था ये एक टर्निंग पॉइंट था अर्ली इंडियन हिस्ट्री का। अब ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम पे नई स्टेट इमर्ज हुई थी, 16 महाजनपदास इमर्ज हुए थे, नए शहर बसने शुरू हुए थे, नई किंगडम्स आई थी। अब अगर हम महाजनपदा की बात करें तो क्या था ये? महाजनपदा वॉज अ सेट ऑफ 16 किंगडम्स दैट एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया. द नेम ऑफ दोज 16 स्टेट्स और महाजनपदास आर काम्बोज, गंधर्व, कुरु, मत्स्या, शूरसेना, पांचाल, कौसाला, वत्सा, अवंती, चैत्या,
असाका, मल्ला, काशी, मगध, वृजी एंड अंगा। अब ये थी वो 16 महाजनपदास। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था मगध। हिस्टोरियंस को महाजनपदास के बारे में इंस्क्रिप्शन से पता चला था। अब ये वो टाइम था जब आयरन का यूज़ होना शुरू हो गया था वेपन्स बनाने के लिए, और कॉइन्स उस टाइम पे पहली बार आया था। और बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट में इन 16 महाजनपदास के बारे में बताया गया है। While most Mahajanpadas were ruled by kings, some known as Ganas or Sanghas were oligarchies where power was shared by a number of men, often collectively called Rajas. Each Mahajanpada had a capital city which was often fortified. Maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources. अब इन सारी महाजनपदास को रूल करते थे ग्रुप ऑफ किंग्स नोन एज गनास एंड संघास, और इनको ओलिगार्कीज भी कहा जाता था। हर महाजनपदा की एक कैपिटल सिटी होती थी जो कि फोर्टिफाइड होती थी, मतलब कि प्रोटेक्टेड या फिर कवर्ड होती थी। उनके पास आर्मीज़ और ब्यूरोक्रेसीज होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इन सब के लिए रिक्वायरमेंट होती थी रिसोर्सेज की। Brahmins began composing Sanskrit texts known as Dharma Sutras. These laid down norms for rulers who were ideally expected to be Kshatriyas. Rulers were advised to collect taxes and tribute from cultivators, traders, and artisans. The raids on the neighboring states were recognized as a legitimate means of acquiring wealth. Gradually, some states acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. अब ये बात आती है कि ये जो रिसोर्सेज थी वो कहाँ से आती थी। जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने कंपोज किया था संस्कृत टेक्स्ट धर्मासूत्रास, जिसमें उन्होंने बताया था कि पैसे कहाँ से लेने हैं। तो उन्होंने सबसे पहली बात बोली थी कि जो रूलर्स होंगे वो क्षत्रियास होंगे, और वो रिसोर्सेज लेंगे या टैक्सेस कलेक्ट करेंगे कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसन से। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो रेड्स होंगी वो लेजिटिमेट होंगी, यानी कि आप अगर किसी भी नेबरिंग स्टेट पर हमला करते हैं वेल्थ लेने के लिए तो वो लॉफुल या फिर लीगल माना जाएगा।